बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम नींद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कहा जाता है कि पुरसकून नींद इंसानी जिस्म के साथ साथ इंसानी दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइंटिफिक रिसर्च ने ये बात साबित कर दी है कि जो लोग मुकम्मल नींद लेते हैं उनके ना सिर्फ जिस्मानी आज़ाब बेहतरीन तरीके से काम करते हैं बल्कि उनकी जहनी सेहत भी बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनकी नींद मुकम्मल नहीं होती। ना सिर्फ वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं बल्कि उनकी यादाश्त भी मुतासिर होती है और बहुत सारी और बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। सो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि पुरसकून नींद क्या होती है, इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, बेख्वाबी क्यों हो जाती है, इसका तरीका इलाज क्या है। इस डिस्कशन में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड डॉक्टर राबिया असगर, जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राबिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमाइला, थैंक्स अ लॉट। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, जिस तरह की मैंने बात की कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि शुरू में आप थोड़ा सा बताएं कि पुरसकून नींद क्या होती है और नींद की कुछ स्टेजेस होती हैं, तो ये स्टेजेस क्या हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या हर शख्स में ये स्टेजेस होती हैं नींद की? क्या एज टू एज कोई वेरिएशन भी आती है इसमें? जी थैंक यू सो मच डॉक्टर शमाइला, मुझे आज इनवाइट करने का और मुझे मौका देने का कि नींद के बारे में जो कि बहुत अहम इशू है उसको डिस्कस करने का। जैसे कि सबको पता है कि नींद एक हमारी बहुत बड़ी बायोलॉजिकल नीड है, जैसे कि खाना पीना और चीज़ें हैं, इसी तरह नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। और नींद जो है अल्लाह ताला ने कुदरत में एक इंसान को तोहफ़ा दिया है जिसके अंदर इंसान जो है अपनी दिन भर की जो थकावट है उससे उसका रिपेयर कर सकता है। तो नींद की 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, और नींद में जो पहली स्टेज होती है उसमें उसको नॉन रेम स्लीप कहते हैं और उसकी फर्दर आगे 4 डिविजन्स होती हैं, और दूसरी जो नींद का हिस्सा है उसको रेम स्लीप कहते हैं। नॉन रेम स्लीप जो होती है उसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, जिसमें कि पहली जो स्टेज होती है वो प्री स्लीप उसको कहलाती है। ठीक है। और प्री स्लीप में ये होता है कि इंसान के पट्टे थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और इंसान में हल्की सी सुस्ती का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, जिस तरह से आपको हल्की सी नींद आती है, लेकिन उस वक्त आप मुकम्मल तौर पे सोए नहीं होते। ठीक है। दूसरी जो स्लीप की स्टेज है उसको आप कहते हैं उसमें थोड़ी सी आपकी स्लीप की तेज़ी आ जाती है, उसमें आपकी सुस्ती बढ़ जाती है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसमें भी आपको उठाया जा सकता है, आप जाग सकते हैं इजीली। ठीक है। थर्ड स्टेज को कहते हैं स्लो वेव डीप स्लीप, स्लो वेव स्लीप। उसमें आपके ब्रेन में जो कुदरती तौर पे कुछ साइकिल्स होती हैं वो स्लो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप गहरी नींद में जाना शुरू हो जाते हैं। और जो लास्ट स्टेज इसमें होती है वो डीप स्लीप की होती है। डीप स्लीप में ऐसी गहरी नींद होती है कि आपको उठाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी 4 स्टेजेस हैं, लेकिन इसके अलावा एक और रेम स्लीप भी होती है जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है, जिसमें आपकी आइज मूव कर रही होती हैं और आप ख्वाब भी देख रहे होते हैं। उसमें ख्वाब भी आप देख रहे होते हैं, उसमें आपकी आइज भी मूव कर रही होती हैं। और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी होती है आपकी ब्रेन की मेमोरी की कंसोलिडेशन के लिए, और ये एवरी 9 मिनट्स ये साइकिल जो है ये रिपीट होता है, रेम स्लीप का और नॉन रेम स्लीप का। तो ये वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आपकी डेफिनेटली नींद की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाती है और उसमें इन दोनों नींद का दौरानिया कम हो जाता है। तो ओल्ड एज में देखा गया है कि जो नॉन रेम स्लीप है, जो डीप स्लीप है, वो कम हो जाती है। वो शुरू के 4 से 5 घंटे होती है और उसमें इसीलिए उन लोगों में अक्सर सुबह के अर्ली औकात में उनकी आँख खुल जाती है और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं या थकावट महसूस करते हैं। अच्छा, ये जो रेम स्लीप है, क्या इसमें रिपेयर जो है वो ज़्यादा होता है? और अगर ओल्ड एज में रेम स्लीप आपकी कम हो रही है तो उनका फिर रिपेयरिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, जिस तरह कि हमने देखा कि बुढ़ापे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बुढ़ापे में क्योंकि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाती है, जैसे जैसे आप एज करते हैं बॉडी के बाकी फंक्शंस डिक्लाइन करते हैं, इसी तरह आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग वो भी डिक्लाइन करती है। उसमें डेफिनेटली आपकी मेमोरी भी, आपकी स्लीप, और ये जो आपका एक स्लीप है बेसिकली इसको एक सर्केडियन रिदम है जो 24 आवर्स साइकिल है जो मेंटेन कर रही होती है, तो उन सारी चीज़ों की फंक्शनिंग थोड़ी सी कम होती जाती है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अगर एक दफ़ा आपकी नींद चली गई है तो इट्स लॉस्ट फॉर एवर, फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें तो फिर वो आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। क्या ये मिथ है या ये सच है ये बात? क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि वो थोड़ी देर अगर स्लीप में चले जाते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब कर दे तो फिर वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, और फिर वो चिड़चिड़े भी होते हैं, थोड़ी सी उनको एंग्जाइटी भी होती है, थकन भी महसूस होती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ लोगों में इस तरह की परसेप्शन होती है
लेकिन जब वो प्रोफेशनल के पास आते हैं, ये बात डिस्कस करते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। लाइक जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो क्योरेबल हैं। क्योरेबल मीन ट्रीटेबल हैं। अच्छा। आप उनको बेहतर कर सकते हैं विद साइको एजुकेशन। आप उनको समझा सकते हैं, उनकी जो मिसपरसेप्शंस हैं उनको दूर कर सकते हैं, उनको बिहेवियरल इंटरवेंशंस बता सकते हैं, थोड़ी बहुत स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स बता सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से वो बेहतर ना हो तो हम उसमें मेडिकल हेल्प भी दे सकते हैं और वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, तो इंसोम्निया फिर क्या है, जैसे बेखाबी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सो नहीं पाते हैं, तो क्या ये खुद में एक बीमारी है या ये किसी ख़तरनाक बीमारी की कोई अलामत भी हो सकती है? जी, इंसोम्निया या बेखाबी का जो मसला है ये बहुत प्रेवलेंट है। हमारी तकरीबन 8 to 9% पॉपुलेशन में ये मौजूद है। और इसमें बेसिक रीज़न ये होता है कि आपके कुछ या तो उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और प्राइमरीली भी इंसोम्निया हो सकता है बग़ैर किसी साथ में किसी कोमॉर्बिड साइकेट्रिक इशू के। अच्छा। तो इटसेल्फ भी एक बीमारी है प्राइमरी इंसोम्निया, और ये किसी और साइकेट्रिक मसले के साथ भी मौजूद हो सकती है। और ये ट्रीटेबल है, इसका भी इलाज मुमकिन है, प्राइमरी इंसोम्निया का भी, और उसके साथ अगर आप कोई साइकेट्रिक इशू है उसकी ट्रीटमेंट करें तो ये भी ठीक हो सकता है। यानी कि खुद से भी ये एक बीमारी हो सकती है और किसी बीमारी की वजह से भी ये हो सकती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बहन मेरी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? मैं नौशहरा कैंट से बोल रहा हूँ, मोहम्मद रऊफ जी। सवाल पूछे। मुझे नींद की बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। पहले तो मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, स्टंट वगैरह डलवाए हैं, और ये नींद की गोलियां जो हैं ये इल्फ गोलियां मैं खाता हूँ रोजाना। 0.5 मिलीग्राम वाली जो है वो तो मैं एक गोली खाता हूँ, अगर 2.5 वाली मिल जाए तो 2 गोलियां रोजाना डेली खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। इसके बगैर नींद जो है वो मेरे लिए बिल्कुल जैसे मेरे ऊपर हराम की हुई है। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज मेरे 62 है। अच्छा, और ये बेखाबी का मसला कब से हो रहा है, कितने अरसे से ये चल रहा है? तकरीबन अगर मैं सही बात करूं तो 35-40 साल से ये गोलियां खा रहा हूँ। अच्छा, नींद की गोलियां खा रहे हैं आप? जी। अच्छा, ठीक है। मेडिसिन मैं दूसरे जो हार्ट पेशेंट हो या मुझे कोई और शुगर की बीमारी है वो मेडिसिन मैं बाकायदगी से ले रहा हूँ, मगर ये नींद की गोलियां रात को सोने के वक्त मैं लाजमी लूंगा। अगर ये न लूं तो मुझे कई रातें नींद नहीं आई। तो ये डॉक्टर ने आपको दी है या खुद से खरीद कर आप? से बकायदा जब भी मैंने स्टंट डलवाए उनसे मशवरा किया कि डॉक्टर साहब मैं ये नींद की गोलियां इल्फ खाता हूँ, नींद इससे मुझे इसके बगैर नहीं आती। उन्होंने भी इजाजत दी। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? जी, इनका नाम क्या था? मोहम्मद रऊफ साहब। जी रऊफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपको कभी कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाया आपने पहले किसी को? नहीं बेटे, बिल्कुल ये मैंने नहीं दिखाया। अच्छा, आपको वैसे कोई जिंदगी में कोई परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ा? कोई परेशानी अल्लाह की करम नवाजी, बिल्कुल 2 टाइम की बड़ी इज्जत के साथ अल्लाह पाक दे रहा है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपको जब ये मसला शुरू हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ आपको नींद का मसला था या नींद के अलावा भी कोई और इश्यूज थे? नींद का मसला था। बेसिकली मैं ड्राइवर हूँ और सारा दिन मैं ड्राइविंग करके तो जब रात को आता हूँ सुकून न मिले, नींद ना आए, तो दूसरे दिन फिर मैं ड्यूटी के लिए तैयार नहीं हो सकता। सही, ठीक। इसलिए ये नींद की गोली मैंने स्टार्ट की स्टार्टिंग के दौरान। चलें, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, ये ड्राइवर भी हैं तो देखें कितना इनका लाइफस्टाइल इम्पैक्ट हो रहा होगा इस वजह से, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर आप? इसमें देखें ये ऑलरेडी जिस तरह से आपने इनसे बात की, उन्होंने बताया कि 35 से 40 इयर्स हो गए इनको स्लीप मेडिसिन लेते हुए, जो कि अनफॉर्चुनेटली बड़ी डिपेंडेंसी कॉज कर देती हैं, एडिक्शन कॉज कर देती हैं। तो इसमें जो भी डॉक्टर हजरात जब प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट्स उनके पास आते हैं, तो उनको ये लाजमी गाइड करना चाहिए कि ये दवाई जो है 2 से 3 हफ्ते के लिए आप इसको लें ताकि आपकी नेचुरल स्लीप साइकिल जो है वो बेहतर हो जाए। और द मोमेंट वो बेहतर होती है तो आप जो बाकी बिहेवियरल इंटरवेंशंस हैं जिसमें स्लीप हाइजीन है या कुदरती तौर पे आप अपनी नींद को बेहतर करने के जो तरीके हैं वो अपनाएं और उससे स्लीप को बेहतर करें। अगर स्लीप बेहतर नहीं होती तो फिर उसमें और ऑप्शंस भी होते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, कुछ और दवाइयाँ होती हैं, कुछ और तरीका इलाज होते हैं जिससे हम उनकी नींद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें कि इनको कितना मसला है कि ये 40 साल से ये दवाइयाँ खा रहे हैं और अब इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि इसके बगैर इनको नींद नहीं आती होगी। फिर ये ड्राइवरी कर रहे हैं तो अगले दिन फिर अगर ये ना सोएं तो फिर ये ड्राइव नहीं कर सकते और खुदा ना ख्वास्ता ये एक्सीडेंट भी इस तरह से हो सकता है। तो अब इनको क्या करना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आपने बात की कि स्लीप हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफस्टाइल बाज़ लोगों का इस किस्म का होता है। इवन हम डॉक्टर्स का ऐसे होता है, नाइट ड्यूटी लग जाती है, एक दिन नींद आती है, एक दिन नहीं आती, तो फिर इसमें क्या करें? फिर
देखिए जिस तरह से ये इनका पर्टिकुलर केस है, इस तरह का एक केस मेरे पास ऑलरेडी आया था। मैंने उनको इसी तरह 20 से 30 ईयर्स से वो खातून जो थी मेडिसिन ले रही थी। ऑल्दो कि ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है कि आपने अब दवाइयाँ छोड़नी है, लेकिन मैंने उनको एजुकेट किया, गाइड किया और स्लोली लाइक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months उनको मैंने ये मेडिसिन से ख़त्म करवाई उनकी। तो उसके बाद उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस था, वो उसके बाद भी इंगेज रही मेडिसिन के साथ। तो अगर ये भी चाहते हैं दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, उसमें इनको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, सेल्फ हेल्प एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा ये अगर किसी प्रोफेशनल को दिखाएं तो वो डेफिनेटली इनको हेल्प करेंगे और ये दवाइयाँ छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो राबिया इस कदर ये बेखाबी क्यों बढ़ गई है, इंसोम्निया क्यों हो रहा है लोगों में? और ये सिर्फ बड़ों में नहीं हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं वो भी कंप्लेन करते हैं नींद नहीं आ रही। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हम लोगों की सबकी स्लीप साइकिल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हुई हैं और इसकी मेन वजह जो है एक तो मोबाइल फ़ोन का, गैजेट्स का इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का यूज़ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है उसमें टाइम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो गया है। लोग अब ज़्यादातर रात में अपने दिन भर के जो काम हैं वो रात में कर रहे होते हैं और उसके अलावा लोग सोशलाइज ज़्यादा करते हैं, बाहर मार्केट्स में, बाज़ार में रात के टाइम जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक तो ये वजूहात हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं तायरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सवाल पूछिएगा। तो डॉक्टर साहबा का जो आज का टॉपिक है मुझे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। डॉक्टर साहबा मेरी उम्र 60 ईयर्स है और अक्सर औकात मेरी नींद भी बिल्कुल ही उड़ जाती है। मैं 3-3, 4-4, 5-5 रातें जागती रहती हूँ। अच्छा। और बस नहीं आती या सो भी जाऊँ और अगर एक बार मेरी आँख खुलती है तो दोबारा मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, इवन ये कि सुबह हो जाती है। ठीक है, कोई परेशानी वगैरह है आपको? ये कब से हो रहा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो कोई परेशानी नहीं, थोड़े बहुत जाहिर है, आपको पता है कि आजकल के दौर में कुछ ना कुछ तो हर एक के साथ ही रहते हैं। अच्छा ठीक है। ये मुझे अक्सर औकात हो जाता है, अक्सर औकात बीच बीच में नींद ठीक भी हो जाती है। लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन अक्सर ज्यादातर अब मेरी नींद जो है ना नहीं होती। अच्छा, दिन में तो नहीं सोती कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दिन में बैठी रहती हूँ, इसीलिए कि मैं दिन में सो गई तो फिर रात को तो जो रही थी नींद वो भी। ठीक है, वॉक वगैरह करती हैं? वॉक करती हूँ मैं सोने से पहले थोड़ी सी ना, घर के अंदर। सोने से पहले करती हैं? कितना पहले करती हैं सोने से? बस मतलब जैसे खाना खाया है 8 बजे तो 10 बजे मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, 10:30 बजे मैं लाइट वगैरह ऑफ कर देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मेरी नींद बड़ी डिस्टर्ब है। ठीक है, पकड़ लिया है हमने आपका मसला, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी ताहिरा ने जिस तरह से बात की, इनको 3-4 दिन से इन्होंने बताया कि 4-5 दिन इस तरह से हफ्ते में नींद का प्रॉब्लम होता है। तो 3-4 या 5 दिन जो है वो एक स्लीप डिसऑर्डर को डिफाइन नहीं करता। एटलीस्ट आपकी 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा हो परसिस्टेंटली, तो फिर हम उसको स्लीप डिसऑर्डर की कैटेगरी में लेके आते हैं। लेकिन फिर भी ये काफ़ी आपके लिए ट्रॉमेटाइजिंग होता है ये एक्सपीरियंस। तो उसमें आपने ऑलरेडी इनसे स्लीप हाइजीन के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ताहिरा से, लेकिन उसमें मेरा जो मशवरा होगा कि जैसा ये बता रही हैं वॉक ये बिल्कुल नींद से पहले करते हैं, सोने से पहले, विच इज़ काइंड ऑफ एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी अगर आप सोने से पहले करें। उसमें मैं जो अपने पेशेंट्स को मशवरा देती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में या शाम के टाइम में अगर आप कर लें, और वो भी इतनी फटीग वाली ना हो एक्टिविटी, जो भी फिजिकल एक्टिविटी करें आप हाफ एन आवर के लिए करें और वो कंसिस्टेंटली करें, आप एटलीस्ट 5 to 6 days a week करें, उसका आपकी स्लीप पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, जिस तरह कि हमने इनसे पूछा और ये कह रही हैं कि मैं सोने से पहले वॉक करती हूँ तो बॉडी जो है वो एनर्जाइज हो जाती है, आप में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बजाय इसके कि आपको नींद आए आपको जो है जाग आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अब्बास से बात। जी सवाल पूछेगा। रात को नींद नहीं आती हमें। अच्छा, क्या एज है आपकी? हमारे 17 साल। 17 साल आपने कहा है? जी 17 साल का। अच्छा, 17 साल की उम्र में नींद क्यों नहीं आ रही? क्या कोई परेशानी है, कोई मसाइल है? नहीं, वो रात को सोते नींद भी नहीं आती। अच्छा, दिन में सोते रहते हैं क्या? हाँ सोते रहते हैं। हाँ ठीक है, काम क्या करते हैं? बस स्टडी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। यंग पेशेंट है, 17 ईयर्स ओल्ड,
और इनको नींद नहीं आ रही है। देखिए जिस तरह हमारा इनको तो जरा दौड़ाते हैं ना, जी जी बिल्कुल, और इनकी नींद खुद ही आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। असल में हम जो है ना औकात फॉलो नहीं करते हैं, जो स्लीप के स्केड्यूल है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा मजहब जो है, कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि दिन को अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया और रात को आराम के लिए बनाया। तो अगर ये बेसिक रूल फॉलो करना शुरू हो जाएं लोग, तो उससे काफ़ी हद तक इनके मसाइल बेहतर हो जाएं। उसमें आप एक दिन में तो आप ये अपनी स्लीप स्केड्यूल जो है वो बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेजुअली आप एक एक घंटा पीछे अगर करते जाएं डेली का जो आपका साइकिल है, तो उससे आपकी नींद कम से कम रात के अगर आप 10 बजे सोना शुरू हो जाएं और मॉर्निंग में 6 से 7 बजे आपकी रूटीन हो उठने की, तो आपका स्लीप साइकिल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, उसमें आपको रोज़ाना मेहनत करनी पड़ेगी और एक एक घंटा अपनी स्लीप को पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो यही मसला है ना राबिया, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि दिन में जब लोग सो जाते हैं जी। तो फिर आपको रात में कैसे नींद आएगी? फिर तो आपने दिन रात दोनों तो नहीं सोना ना, या आप रात में सोएंगे या आप दिन में सोएंगे। तो इनको अपनी स्लीप साइकिल बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको दवाइयाँ भी नहीं चाहिए, बस आपने अपने औकात पर काम करना है। और जिस तरह कि आपने कहा कि थोड़ा सा खुद ही अपना स्केड्यूल जो है वो इस तरह का बनाना है कि आपकी नींद जो है वो टाइम पर आए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी नाजरीन कि अगर आपने 11 बजे सोना है तो इसका मतलब है कि 10 बजे आपने बेड में होना है और आपने सब कुछ छोड़ देना है, मोबाइल और सारे जो गैजेट्स हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, फातिमा। जी फातिमा, सवाल पूछिएगा। असल में मेरे ना दिमाग में हर वक्त बोझ सा होता है और मुझे नींद तो बहुत ज्यादा आती है। मैं सुबह उठती हूँ तब भी फ्रेश नहीं होती ना, हर वक्त मुझे नींद ही आई रहती है। अच्छा, एज क्या है आपकी? मेरी 39। वजन ज्यादा तो नहीं है आपका? वजन मेरा 70 kg है। अच्छा ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? आपको देखने में लगता है कि वजन ज्यादा है आपका? हाँ वजन है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, थकन भी रहती है क्या, कब्ज भी रहती है? कोई टेस्ट हुए खून के, जिस तरह थायराइड वगैरह के टेस्ट? जी वो नहीं हुए। मुझे थकन रहती है, मुझे मेरे ना कब्ज नहीं होती, मुझे ज्यादा वैसे मोशन का ही मसला रहता है। अच्छा ठीक है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया आपने? जी किया था, वैसे टेस्ट वगैरह तो करवाए थे, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, खून के टेस्ट, थायराइड के टेस्ट ठीक आए हैं आपके? नहीं वो नहीं करवाए मैंने। अच्छा, सांस तो नहीं चढ़ता आपको? चढ़ता है सांस। अच्छा ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? किसी परेशानी का सामना तो नहीं कर रही हैं आजकल आप? नहीं बस थोड़ा बहुत तो होता है। नहीं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं जी। जिस तरह से इन्होंने बताया, इसमें काफ़ी सारे इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो कॉज नार्कोलेप्सी हो सकती है, जिसमें ज़्यादा आपको दिन के टाइम में नींद आती है, नींद का आपका मसला ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कुछ एटिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपको थकावट महसूस होती है, जिस्म में दर्द की शिकायत होती है, तो वो भी डिप्रेशन की एक एटिपिकल किस्म की प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जिस टाइम पे बेड में जो लेटती हैं, माइट भी वो उस टाइम पे सोती ना हो, सिर्फ वहाँ पे एक जस्ट अपनी सोने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको आपकी जो क्वालिटी टाइम है स्लीप का वो इफेक्ट होता है। सही। तो हम लोग एक ये भी एडवाइस करते हैं स्लीप रिस्ट्रिक्शन, कि आप बेड में सिर्फ उसी टाइम पे जाएं जिस टाइम पे आपको नींद आ रही है। ठीक है। बाकी टाइम बेड में कुछ लोगों को आदत होती है कि जी बेड में लेट के ही आप मूवी भी देख रहे हैं, बेड में लेट के आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो वो आपकी जो स्लीप है ना उससे वो इफेक्ट होती है। तो आपकी स्लीप की कंडीशनिंग बेड के साथ होनी चाहिए। बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपने बेड में परफॉर्म नहीं करनी है। कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ नींद के लिए आप उसको। ठीक है, इसका आसान तरीका ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी बेड शीट जो है उस पर रिंकल्स ना आए, और उसका यही तरीका है कि आपने उस पर बैठना भी नहीं है और लेटना भी नहीं है तब तक जब तक कि आपको खुद नींद नहीं आ जाती। बिल्कुल सही। अच्छा, हम गैजेट्स की बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उस मतलब थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, गैजेट्स का यूज़ जो है अनफॉर्चुनेटली अभी एक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से एक डिसऑर्डर भी आ गया हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर। और इसमें ये उसी तरह से आपको कंपल्शन होती है उसको यूज़ करने की, जिस तरह से बाकी कोई ड्रग्स वगैरह है, कुछ सब्सटेंसेस हैं, नशावर जो अद्वियात हैं, उनको जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से इनकी भी एडिक्शन है। और ये ब्रेन में उन्हीं पाथवेज को अफेक्ट करता है, डोपामीन पाथवेज को, जिसमें कि जो एडिक्शन में होते हैं इफेक्ट। तो इसका तरीक़ाकार भी यही है कि आपने थोड़े से इसमें एक तो मेरे ख्याल में पॉलिसीज़ भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तकरीबन सारे पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि बच्चे अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, रातों में सो नहीं रहे। तो एक तो पॉलिसी इसमें चेंज करनी चाहिए, उनकी एज रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से हम
पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं। सही। और उनको उसके फ़ायदे और नुकसानात बताने चाहिए बिठा के, और उनको एक ये नहीं कि आप अपने जिस तरह मदर्स अक्सर काम काज में मसरूफ़ होती हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं ताकि वो खुद से रिलैक्स हो जाएं। तो बच्चों के साथ आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ आपने वो एज एन इंडिविजुअल आप उनके साथ उनके मसले डिस्कस करें, शेयर करें, उनसे बात करें, एग्जैक्टली बात करें। तो उससे मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें और काफ़ी मसले यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं खिजर बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी खिजर, सवाल पूछेगा। डॉक्टर साहब से पूछना था, एंजाइटी के बारे में बता दें। मुझे ना 1 साल से डेथ एंजाइटी है, हर वक्त ये खौफ वगैरह, ये घबराहट रहती है, इसलिए। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपकी? एज मेरी है जी 27 ईयर। ठीक है, खानदान में कोई वाकया हुआ था उसके बाद आपको ये डेथ एंजाइटी होने लग गई है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई घर में मसला है, ना कोई टेंशन, बस ये अचानक हुई रात को सोते हुए। काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जॉब तो नहीं अफेक्ट हो रही इस वजह से? हो रही है ना, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, मैंने स्किप कर दी थी जॉब। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है किसी को? जी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था, उसने मेडिसिन दी थी, उस मेडिसिन से मुझे चक्कर वगैरह आने लग गए थे, फिर मैंने छोड़ दी 1 वीक खा के। अच्छा, खुद ही छोड़ दी? जी ठीक है, चलें आप सवाल पूछना चाहेंगे? हर वक्त मरने का डर रहता है ये। ठीक है, चले मैं इसके बारे में ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी देखिए, जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें 2 तरह की अलामात होती हैं। एक तो आपको, अच्छा इसको फोबिया कहेंगे या एंजाइटी कहेंगे, क्योंकि इनको डर लग रहा है जी। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये सारी जो उसकी सब डिविजन्स हैं, जिसमें फोबिक डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, उसमें पैनिक डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जनरलाइज एंजाइटी भी आ जाती है। तो वैसे जो अमूमन एंजाइटी में जो अलामात होती हैं, वो एक तो खौफ की अलामत होती है कि आपको एक हर वक्त कॉन्स्टेंट वरी रहती है, बिल्कुल। और दूसरी उसके अलावा आपको जिस्मानी अलामात होती हैं। जिस्मानी अलामात में आपको जिस्म में किसी भी हिस्से में जो है कोई सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, हाथ पाँव जो है उनमें कपकपाहट महसूस हो सकती है, एक नमनेस की फीलिंग आ सकती है। तो ये एंजाइटी की कैफियत होती है, जो कि इन्होंने जिस तरह से बात की डेथ फोबिया, उसमें अक्सर लोगों को मौत का खौफ होता है। ये एक नेचुरल सी एक फीलिंग है, लेकिन अगर ये इस लेवल तक चली जाए कि उससे आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, आपके काम काज पे इफेक्ट आना शुरू हो जाए, आपके रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, लोगों से मिलना मिलाना है, उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाए, तो फिर ये काबिल इलाज है और इसको आपको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि साइकियाट्रिस्ट के पास गए हैं और उन्हें 1 हफ्ता दवाई ली है और उसके साथ चक्कर आए और फिर उन्हें दवाई छोड़ दी। तो अक्सर जो हमारे साइकियाट्रिस्ट हजरात हैं या बाकी लोग भी जो हैं, वो एजुकेट नहीं करते पेशेंट्स को। जब मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि इनिशियली जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो 1-1.5 हफ्ता उसका कोई आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं महसूस होता। हफ्ता 10 दिन के बाद आप उसको पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो इसलिए आप पेशेंट को थोड़ा सा रीअश्योर करें ताकि वो मेडिसिन कंटिन्यू रखे, और जब उसको पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू होंगे तो फिर डेफिनेटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा राबिया, यही तो मसला है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पेशेंट को एजुकेट करें। अब पेशेंट को जब दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं तो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो खुद ही से दवाइयाँ छोड़ देता है। और जिस तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो ये किस कदर नुकसानदेह है कि हम अगर इनको खुद से ही स्टॉप कर दें, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बात की कि जिस्मानी असरात होते हैं, तो क्या जहनी सेहत पर भी कोई असर पड़ता है? इस चीज़ का, दवाइयों का? नहीं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं इंसोम्निया की वजह से। डेफिनेटली इंसोम्निया के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सॉरी, जो इसके आपके ऊपर मुज़र असरात हैं, वो बहुत सारे हैं। आपकी जिस्मानी सेहत पे तो डेफिनेटली आपकी इफ़ेक्ट आता ही है। इसके साथ आपकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत, आपकी इसके अलावा जो मेमोरी है उस पर इफ़ेक्ट आता है। और इसके अलावा बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि डिप्रेशन है, साइकोसिस है, वो इसकी वजह से हो सकते हैं। बाइपोलर में अक्सर जो मेनिया है, मेनिया का फेज़, वो इसकी वजह से ट्रिगर कर सकता है जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंसोम्निया से अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो तरीका इलाज क्या होना चाहिए? और जिस तरह की एक जिस्मानी बीमारी होती है उसके तो कुछ टेस्ट होते हैं, तो जहनी बीमारी तो नज़र भी नहीं आती है, तो फिर क्या करते हैं?
नहीं, देखिए जहनी बीमारी में भी हमारा जो बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, उसके बाद हमने इसमें स्पेशलाइज़ किया होता है साइकाइट्री में, तो पहले हम लोग रूल आउट करते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है, कोई जिस्मानी मसला तो नहीं है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि थायराइड का इशू तो नहीं है, उससे भी नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कोई डायबिटीज़ का इशू तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी रात में बार बार छोटे पेशाब का मसला होता है, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसी तरह कुछ मेल हजरात होते हैं जिनमें प्रोस्टेट का इशू होता है, उसकी वजह से उनका मसला हो सकता है। तो ये टेस्ट करवाने के बाद फिर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं और उसमें हम रूल आउट करते हैं कि कोई उनको शदीद किस्म की जहनी बीमारी तो नहीं है जिसमें डिप्रेशन है, साइकोसिस है। अगर वो मसला नहीं होता तो फिर हम उसके बाद इंसोम्निया की ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, फातिमा फ्रॉम साहिवाल। जी, सवाल पूछिएगा फातिमा। कि मेरी एज जो है वो तकरीबन 22 इयर्स है और मेरा सवाल ये है कि जिनको किसी वजह से नींद नहीं आती और डॉक्टर कुछ ऐसी डोज जो है रिक्वायर कर देते हैं जो आपकी एज से मतलब ज्यादा होती है, यानी कि अब मुझे नींद ज्यादा आती है। अच्छा। और अगर मैं ये डोज नहीं लेती तो फिर जो है मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, और अगर ये डोज लेती हूँ तो फिर जाहिर है मेरा स्टडी इशू है, स्टडी नहीं कर पाती, ज्यादा नींद आती है और थकावट बहुत ज्यादा रहती है। अगर मैं ये नींद वाली मेडिसिन यूज करती हूँ तो मुझे इससे ज्यादा ही थकावट फील होती है। अच्छा। मेरे कंधों के खिंचाव का मसला है। अच्छा, ठीक है। तो आपने डॉक्टर को ये बात बताई है? जी जी, मैंने बताया है। तो उन्होंने कोई दवाई एडजस्ट की आपकी? जी जी, दवाई दी है 3 मंथ के लिए, लेकिन मुझे कुछ खास जो है फर्क महसूस नहीं हो रहा। वैसे ही कंधों में खिंचाव और कमर का मसला है। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? फातिमा, आप बता सकती हैं आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? जी, अभी देखकर बता सकती हूँ। जी जी, मैं आपको अभी अर्ज करती हूँ। जी जी, प्लीज़। जी, ये मिल गई, मैं आपको बताती हूँ। जी, कोशिश किया करें कि अपना नुस्खा और अपनी रिपोर्ट्स हमेशा साथ रखा करें, तो फिर हमें आसानी हो जाती है, इस तरह हमारा भी टाइम बच जाता है। इस मुतालिक आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगी कि अगर डॉक्टर ने एक डोज रख दी है? जी, ओलिप्रा और क्यूटेल, ओलिप्रा क्यूटेल और रेबिसाइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, अच्छा, जो इन्होंने मुझे मसला बताया उससे तो बज़ाहिर लग रहा था कि नींद का प्रॉब्लम है इनकी, और जो मेडिसिन ये यूज़ कर रही हैं, दोनों जिनके नाम लिए उन्होंने, एंटी साइकोटिक्स है, ओलेंजापिन भी और किटायापिन भी। सही। तो अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात इस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस भी हो जाती हैं, लेकिन जो इनका प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास ये आती या जिस तरह मेरे पास अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो मेरा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश ये होती है कि उसमें रूल आउट करूँ कि साथ में कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है। सही। अगर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं है और कुछ अरसे से, हफ्ते एक से इनको नींद का प्रॉब्लम है, तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस या ऐसी हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें दवाइयाँ, अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम हो, जिसमें एक तो स्लीप हाइजीन है, इसके अलावा CBT है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर उससे मसला इनका हल नहीं होता तो फिर हम अद्वियात की तरफ आते हैं, और उसमें भी जो हम कोशिश करते हैं लो पोटेंसी से स्टार्ट करें, जिस तरह से मेलाटोनिन वगैरह कुछ अद्वियात हैं जो कि ओवर द काउंटर भी आपको इजीली मिल जाती हैं। अगर उससे प्रॉब्लम हल नहीं होता तो फिर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। लेकिन इनका जो ये बता रही है ये एंटी साइकोटिक्स हैं। अब अगर ये डिटेल में असेसमेंट करवाएं तो उससे फिर पता चलेगा कि ये अद्वियात इनको क्यों प्रिस्क्राइब की गई। डेफिनेटली उसके पीछे कोई लॉजिक होगी। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? मैं अलियान रजा मामूकंज से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, कब से हो रहा है? ये हो रहा 2 साल। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज 16 साल। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई वगैरह ठीक है आपकी? ठीक है। नज़र सही आता है आपको? नजर सही आता है। अच्छा, ठीक है। कोई नज़ला वगैरह तो नहीं रहता बहुत आपको? नहीं। अच्छा, साथ कोई चक्कर भी आते हैं? नहीं। अच्छा, और दर्द क्या हर वक्त रहता है? किस वक्त आता है दर्द? दर्द शाम को या सुबह। अच्छा, ठीक है। बहुत जोर का दर्द होता है? रोशनियों से क्या ज्यादा हो जाता है? बहुत जोर का दर्द होता है। अच्छा, दवाई खाते हैं आप उसके लिए? नहीं।
अच्छा, आप पहले ली थी, आराम नहीं आया। जी, आप मुझे ये बताएं कि दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि आपके काम काज पे इफेक्ट आए, आप उसके साथ भी काम काज कर सकते हैं? इफेक्ट आता है। आप काम कर सकते हैं उस दर्द के साथ भी? हाँ, कर सकता हूँ। काम कर सकते हैं। और ये दर्द आपका कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने अरसे के लिए रहता है? एक दफ़ा में जब शुरू होता है तो ये कितने अरसा रहता है? ये रहता है घंटा 1.5 घंटा। घंटा 1.5 घंटा रहता है। और पूरे सर में होता है या आधे सर में? नहीं, आधे सर में। अच्छा, ठीक है। साथ आंख भी सुर्ख होती है क्या? नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर शमाइला, इन्होंने जिस तरह से बात की, हेडेक की काफ़ी उसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम होती हैं। इसमें एक माइग्रेनस हेडेक आ जाता है, एक टेंशन हेडेक आ जाता है, और उसके अलावा भी हेडेक जो होता है वो साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हो सकता है। तो ये जिस तरह का हेडेक बता रहे हैं, वैसे तो ये आधे सर का हेडेक जो है मोस्टली माइग्रेन से रिलेटेड होता है, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ और भी इनसे सवालात की ज़रूरत है ताकि क्लैरिटी आ सके। लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया है कि हेडेक के भी जो कॉजेज़ हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, और उसके लिए आप पहले तो वही जिस तरह से ऑर्गेनिक कॉजेज़ को रूल आउट करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो सकता है, आपके शुगर के लेवल की ऑल्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। अगर ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसमें हम साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में सोचते हैं, और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम फिर उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं, और उसमें मेडिसिन। इनको 2 साल से ये मसला हो रहा है और बहुत शदीद दर्द आ रहा है, तो इनके टेस्ट भी हो जाने चाहिए, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बेसलाइन टेस्ट होने चाहिए, इनकी नज़र चेक होनी चाहिए, इनके लाइफस्टाइल का देखना चाहिए कि उसमें बिल्कुल कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि अगर इतना लंबा ये प्रॉब्लम हो गया है तो फिर इसको डेफिनेटली इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर राबिया, कितने घंटे हमें नींद रिक्वायर्ड होती है, और क्या बड़ों को बच्चों को सेम आवर्स की नींद लेनी चाहिए, या बच्चों को ज़रा ज़्यादा हम अक्सर सुलाते हैं लोग, तो ये ठीक है? नहीं, इन्फेंट्स में तो जब न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या इन्फेंट्स हैं उनमें तो डेफिनेटली स्लीप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। 16 से 18 घंटे वो बच्चे अमूमन सोते हैं। लेकिन एज़ यू एज, आपकी जिस तरह से एज बढ़ती है तो आपकी तकरीबन 8-1 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट है, और ज़रा एल्डरली जो एज ग्रुप है उसमें और भी थोड़ा सा कम हो जाता है, 6 घंटे की तकरीबन हो जाती है नींद। तो अगर आप ये वाली क्वालिटी टाइम स्लीप का ले लेते हैं तो आपकी दिन भर की फंक्शनिंग जो है वो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती हैं। तो नैप लेनी चाहिए या नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो कि लेते हैं, हाँ, वो नैप लिए बगैर फंक्शन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अगर दिन में सो जाएं तो फिर वो रात को नहीं सो सकते। बिल्कुल। तो आप रिकमेंड करती हैं कि नैप लेनी चाहिए या नहीं? छोटे बच्चों में तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है, उनकी उससे बिहेवियरल स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ी मूड स्विंग्स कंट्रोल हो जाते हैं, और उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग भी बेहतर हो जाती है। लेकिन आपकी जिस तरह से एज बढ़ती है, बाज़-औक़ात आपकी आजकल की जो टाइमिंग्स है, वर्क रूटीन जो ऐसी है, 9 to 5 के टाइमिंग्स होते हैं, तो उसमें तो नैप का टाइम बचता ही नहीं है। सही। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग लेते हैं और उसके साथ बेहतर फंक्शन करते हैं और रात में उनकी नींद इफेक्ट नहीं होती, तो हम उसको डिस्करेज नहीं करते। सही जी। अच्छा, कुछ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली बच्चों में ये मसला आता है कि या तो वो नींद में रोते हैं, आंखें भी नहीं खोलते हैं, या फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये भी कोई बीमारी होती है, या इसमें क्या करना चाहिए फिर पेरेंट्स को? जिस तरह से ये परसीव किया जाता है उस तरह से ये इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं होती है, और ये एक जो है स्लीप के जो मैंने आपको स्टेजेस बताए हैं उसमें से एक स्टेज में ये नॉर्मल चीज़ भी होती है कुछ पॉपुलेशन में। इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। बाज़ औक़ात अगर आप दिन में डिस्टर्ब रहे हों, थोड़ा सा आपकी नींद मतलब दिन की फंक्शनिंग बेहतर ना हुई हो, एंजाइटी वगैरह हुई हो, तब भी आपको रात में इस तरह के नाइट टेरर्स या स्लीप वॉकिंग का इशू हो सकता है। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं कि घर में सेफ्टी का ख्याल रखें, स्पेशली जहाँ पे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि वो उसको टच करके गिर जाए। बाकी अदरवाइज ये उतनी डेंजरस नहीं है जितना परसीव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आरिफ अजीम बात कर रहा हूँ कमालिया से। सवाल पूछे। मेरा सवाल यह है कि मुझे बिला वजह डिप्रेशन रहता है, और मेरे सर के राइट साइड पे, बैक साइड पे हल्का सा खिंचाव रहता है। अच्छा, कब से हो रहा है ये आपको? ये तकरीबन 3-4 माह से हो रहा है। मुझे, मैं सैम्ब्रो गोली यूज करता हूँ कभी कभी, उससे वक्ती तौर मुझे आराम आ जाता है, लेकिन अदरवाइज मुश्किल ये रहता है, कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी खिंचाव रहता है। क्या वजह है? ठीक है, और ये जो आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन सा फील होता है, इसके लिए किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है आपने?
जी जी, मैंने दिखाया है 2-3 डॉक्टर्स को साहब को, तो वो कहते हैं कि ये आपकी अपर स्टोरी ज्यादा वर्क कर रही है, आप ज्यादा सोचते हो। हालांकि मुझे ज़ाहिरी कोई परेशानी भी नजर नहीं आ रही मुआशी तौर पे, और वैसे भी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। अच्छा, वॉक वगैरह करते हैं आप? जी जी, वॉक में करता हूँ, तकरीबन 5-7 मिनट करता हूँ शाम को। अच्छा ठीक है, उसके बावजूद आपको ये हो रहा है मसला, ठीक है। जी, जी। और आपने कहा कि काम अफेक्ट हो रहा है आपका इससे? जी, काम अफेक्ट हो रहा है, जॉब अफेक्ट हो रही है इससे? नहीं नहीं, जॉब इफेक्ट कोई नहीं हो रही मुझे। अच्छा ठीक है। और काम करने को दिल करता है, जो चीजें पहले आपको अच्छी लगती थी, क्या अब भी आप करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, वो करना तो चाहता हूँ, मजबूरी है, लेकिन काम तो मैं ऑलरेडी करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो दिल नहीं लगता जैसे होता है ना। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगी? आपने ये आप काम क्या करते हैं इसके साथ, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आपका क्या? मेरा प्रोफेशनल कटिंग का है, टेलरिंग कटिंग काम करता हूँ मैं। कितने घंटे का काम होता है आपका? तकरीबन 5-6 घंटे का मैक्सिमम। और अभी इस वक्त कोई ज़िंदगी में कोई बहुत मेजर कोई चेंज आया हो आपकी लाइफ में? नहीं, फिलहाल कोई मेजर चेंज नहीं आया। ठीक है, ठीक है। नींद ठीक है आपकी? नींद मैंने पहले बताया, मैं सैम्ब्रो गोली यूज करता हूँ, सैम्ब्रो, उससे मुझे नींद आ जाती है। अदरवाइज मैं छोड़ दूं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है मुझे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी डॉक्टर शमाइला, देखिए वैसे तो जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स असेसमेंट में लगते हैं। लेकिन जनरली जो उन्होंने कंप्लेंट्स बताई हैं और वो खुद से फील कर रहे हैं कि ही फील्स डिप्रेस्ड, लेकिन जो मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हैं वो दैट इज़ नॉट फॉर डिप्रेशन, और वो भी मुझे लग रहा है जिस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ और ख़ुद से सेल्फ प्रिस्क्राइब है, तो ये इससे तो डिप्रेशन ठीक नहीं होगा उनका। ठीक है, ये जस्ट उनको वक्ती तौर पे कभी कभार जब नींद का प्रॉब्लम होता है, नींद उनकी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब वो छोड़ेंगे तो फिर से दोबारा से उनके प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं होंगे। ठीक है, तो ही शुड सी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट को देखना चाहिए, उनको प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, और जो भी इश्यूज हैं उनसे डिस्कस करने चाहिए डिटेल में। प्रॉब्ली अंडरलाइंग कोई और ऐसे स्ट्रेसेस हों जिनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में डिटेल्ड इनका इवैल्यूएशन होना चाहिए और उसके हिसाब से दवाइयाँ लेनी चाहिए। अच्छा, ये है कि ये वॉक भी कर रहे हैं और लाइफस्टाइल के बावजूद हाँ थोड़ा सा ये है कि मैंने देखा है कि टेलर्स का काम ऐसे होता है कि वो एक छोटे से स्पेस में वो लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन खैर ये टेक केयर कर रहे हैं, यानी जिस तरह के खुद से एफर्ट कर रहे हैं, वॉक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक ये डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा इनका। टेलर का काम भी अच्छा खासा स्ट्रेसफुल है, आपने डेडलाइंस मीट करनी होती है, खवातीन से डीलिंग करनी होती है, तो आई अंडरस्टैंड कि दैट अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि खवातीन से डील करना बहुत मुश्किल काम है, और जो भी करता है उसको स्ट्रेस हो ही जाता है। ये सब जो मर्द हजरात हैं ये उनका मसला है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि इंसोम्निया की ट्रीटमेंट क्या है, दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं, क्या हर किसी को एक जैसी दवाई दी जाती है, कितने अरसे के लिए दी जाती है? देखिए वही मैंने जैसे आपसे पहले जिक्र किया कि कोशिश हमारी यही होती है कि पहले उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल या बगैर दवाइयों के ट्रीट किया जाए, जिसमें स्लीप हाइजीन है। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको थोड़ा सा स्लीप हाइजीन के हवाले से बताइएगा। कुछ चीज़ें तो हमारी डिस्कस हुई हैं स्लीप हाइजीन के हवाले से, उसमें कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। डूज में ये है कि एक तो आप 15 से 30 मिनट की रोज़ाना वॉक करें, उससे आपकी नींद रात की बहुत अच्छी होगी, और कोशिश करें कि वो दिन के किसी औकात में करें, रात के टाइम ना करें। उसके अलावा आप खाना जो है वो लाजमी खाएं रात के टाइम, और लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में खाएं कि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स कॉज ना करे रात में, और हैवी ना हो, बहुत मुरगन ना हो। इसके अलावा कॉफ़ी का, कैफ़ीन का, चाय का इंटेक, इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका इंटेक ज़रा कट डाउन करें। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको चाहिए कि स्मोकिंग को कट डाउन करें, उससे भी उनकी नींद इफेक्ट होती है। स्लीप स्केड्यूल फॉलो करें, जैसा मैंने पहले बताया था कि स्लीप की टाइमिंग बनाएं आप, मतलब रात को जो सोने का टाइम है और जो सुबह जागने का टाइम है उसमें कंसिस्टेंसी लेके आएँ। इवन वीकेंड्स पे भी कुछ लोग ये करते हैं कि वीकेंड्स पे अपनी रूटीन डिफरेंट कर देते हैं, तो वीकेंड्स पे भी वही रूटीन फॉलो करें। इसके अलावा आपकी जो रूम की एम्बियंस है दैट शुड बी ऑप्टिमल, मतलब उसमें आपका कंफर्ट लेवल, आपका जो बेड है उसमें ये ना हो कि बहुत हार्ड है या बहुत नरम है कि आप उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है सोते हुए। इसके अलावा आपका जो रूम का टेम्परेचर है दैट शुड बी ऑप्टिमल, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी उससे भी आपकी नींद इफेक्ट होती है। सही, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी मंजूर बलोच कमालिया से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछें। जी मैम, हमारा जो है ना मैदे का भी प्रॉब्लम है, और सर में बहुत दर्द रहती है, डिप्रेशन और नींद की भी कमी महसूस होती है बहुत। ठीक है, एज क्या है आपकी? जी 26 है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को दिखाया किसी को? जी
दिखाया है, मेरे का भी मसला था और पहले भी आपको 1-2 बार हम बात कर चुके हैं आपसे। अच्छा, तो अफाका नहीं हुआ? तो कोई अफाका नहीं हुआ और जो है ज़हनी डिप्रेशन सर में बहुत शदीद तकलीफ रहती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और जो है टांगों में दर्द और बहुत गुस्सा आता है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि खून के कुछ टेस्ट हुए हैं आपके? जी HP है पूरी 13.6 है। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, यंग पेशेंट हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं, चिड़चिड़ापन भी है, इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, क्या करें? देखिए, ये जो ज़्यादातर बता रहे हैं जिस्मानी अलामात हैं, तो ये डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती हैं और इसके अलावा ये जनरली जो स्लीप डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से भी आपको नेक्स्ट डे फटीग फील होती है, जिसम में दर्द महसूस होता है। लेकिन इन्होंने एक और जिक्र किया मैदे का भी प्रॉब्लम है, तो मैदे का मसला भी अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ बड़ा कॉमन है और उसके लिए आपको एक तो ये चीज़ के जो आपने लाइफस्टाइल को अपना चेंज करना है, थोड़ा सा कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में अमूमी तौर पे वॉक का इस्तेमाल शुरू करें और खाने पीने में कोशिश करें कि मुरगन ग़िज़ाएँ और उन चीज़ों का एहतियात करें, अपना बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। प्लस ये है कि आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को दिखाएं और उनसे मशवरा लें कि आपको वो डिटेल से चेक करें और अगर डिप्रेशन है तो उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ इस्तेमाल कराएं और अगर स्लीप का इशू है तो उसके हिसाब से आपको गाइड करें। अच्छा, आजकल ये वाली टर्मिनोलॉजी जो है डिप्रेशन की, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है। बहुत सारे लोग खुद ही से कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। एक तो खैर साइकाइट्री में ये है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको इंसाइट होता है, उनको पता होता है कि उनको कोई मसला है, लेकिन आजकल अगर कुछ लोग बोर भी हो रहे हों तो वो कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन की क्या डेफिनेशन है? कितने दिनों तक अगर आपको ये अलामात हों तो फिर आप कहते हैं कि डिप्रेशन है? देखिए, जनरली तो हमारा अक्सर हम सब का कभी मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हम खुशी महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, कभी गुस्सा आता है, तो ये हमारे नॉर्मल जज्बात हैं। लेकिन अगर ये एक ही तरह की कैफियत आपकी परसिस्ट करे फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स और उसके साथ साथ कुछ और भी सिम्टम्स हैं जिसमें आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी भूख डिस्टर्ब होती है, आपके वेट चेंजेस आते हैं, प्लस उसके अलावा आपके इसके साथ आपकी जिस्म में थकावट की एक आपको महसूस होती है, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करता, जहन में मनफी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली नाउमीदी की सोचें, और आपको ऐसे लगता है कि ये ज़िंदगी बेमायनी है, बेमकसद है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सूरत हाल को हम डिप्रेशन का नाम देते हैं और उसको फिर लाजमी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम साहब। जी, कौन कहाँ से सवाल पूछेगा? जी सिस्टर जी, मैं जिला काड़ा से मोहम्मद जफर बोल रहा हूँ। जी सिस्टर जी, मैं तकरीबन 14 महीने से एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि ना वो तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अच्छा। लेकिन अभी मुझे ना एक मसला आ चुका, पट्टों का खिंचाव और वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और मेडिसिन छोड़ने का कोई तरीका बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, वॉक वगैरह करते हैं आप? जी बिल्कुल, वॉक बहुत कम करता हूँ जी, बहुत कम करता हूँ। अच्छा, कम करते हैं, ठीक है। और आपने अपने डॉक्टर से बात की है और ये क्या वजन दवाइयों के बाद बढ़ना शुरू हुआ है आपका? जी बिल्कुल सिस्टर जी, वजन दवाइयों के बाद बढ़ना शुरू हुआ। कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी अभी तो उन्होंने सी पैप मेडिसिन दी है, पहले वो शैक्सी भी इस्तेमाल करा रहे थे, मीटाज भी इस्तेमाल करा रहे थे। ठीक है, तो अभी कम कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता? हाँ सिस्टर जी बिल्कुल, वो 0.05 मिलीग्राम उन्होंने मेडिसिन कर दी है। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक तरफ डिप्रेशन खत्म हो रहा है लेकिन वजन बढ़ रहा है, वो भी डिप्रेशन कॉज कर देता है। बहुत सारे लोग जब वेट गेन कर लेते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जी एक्चुअली हम लोग जो है ना वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम बाकी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ना करें और टोटली मेडिसिन के ऊपर रिलाई करें और उससे हम डिप्रेशन ठीक हो जाए, बाकी हमें कुछ ना करना पड़े। तो बेसिकली जो हमारा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का मॉडल है दैट इज़ बायो साइको सोशल मॉडल। उसमें हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, साथ में हम ऑफर करते हैं कि आप साइकोलॉजिकल हेल्प भी लें, काउंसलिंग भी करवाएं और सोशल सपोर्ट को भी एक्टिवेट करते हैं, जो कि उनकी फॉर्म ऑफ फैमिली और कुलीग्स और जो भी सोशल सर्कल है। तो अगर आप ये तीनों डोमेन्स पे अपनी ट्रीटमेंट का आगाज़ करें तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो ये जो जिक्र कर रहे हैं उसमें हमने जब भी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो एक तो पेशेंट की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगर प्रीवियसली किसी मेडिसिन के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं तो वो भी हम उससे हिस्ट्री में पूछ लेते हैं। अगर उसी को टेंडेंसी है वेट गेन की या ऑलरेडी वो 20 पेशेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंगली
टेलर करते हैं उसकी ट्रीटमेंट को, और उसको साथ साथ बता भी देते हैं अगर दवाई शुरू कराते हैं कि इस दवाई के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप इसके साथ अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करें, अपना कैलोरी इनटेक उसको कम करें, अपना खाने पीने का ख्याल रखें, दिन में कम से कम 30 मिनट से लेके 1 घंटा आप वॉक करें या वर्जिश करें। अगर वो ये सारी चीज़ें साथ साथ करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर ये चीज़ें ये फॉलो करें, साथ में थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, खाने पीने में एहतियात करें, और जितनी जो डॉक्टर ने आपको जैसे एडवाइस की है दवाई उस हद तक इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप डॉक्टर से जाके लाजमी डिस्कस करें कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो लाजमी इसको एडजस्ट कर देंगे और आपके प्रॉब्लम्स बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे लास्ट कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं फैसल बात कर रहा हूँ अटक से। जी, सवाल पूछे। मैम मैं असल में सोल्जर हूँ और नाइट ड्यूटीज और नींद के प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, उसमें टाइम की एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना सेहत में तब्दीली और मूड में तब्दीली, और उसके बाद जब वीकेंड्स पे हम जाते हैं छुट्टी, उसमें लगातार सोना, बस उसमें एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना बड़ा मामला समझ नहीं आते। ठीक है, एज क्या है आपकी? एज मेरी 23। अच्छा, ठीक है। किसी डॉक्टर को दिखाया आपने इस मसले के लिए? डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने यही कहा कि आप अपना जरा स्लीपिंग टाइम एडजस्ट करें, इसकी वजह से। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आपका सवाल बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। राबिया, इनको ये मसला है कि ये सोल्जर हैं। अब जिस तरह कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि वो उस टाइम पर सो नहीं सकते, फिर जिस टाइम पर उनको नींद आती है उस टाइम पर सोते हैं, तो फिर घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। जिस तरह कि इन्होंने कहा कि फिर उसके भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा भी काफ़ी अरसा ताल्लुक़ रहा है इस फील्ड से। सोल्जर्स के साथ जो इश्यूज़ होते हैं वो ये होता है कि एक तो बहुत टफ़ ड्यूटी कर रहे होते हैं, अक्सर बॉर्डर्स पे होते हैं, कहीं ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे उनके फैमिली के साथ डिस्कनेक्ट हुए होते हैं, और उसके अलावा उनकी शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, मतलब उनकी शिफ्ट में ड्यूटीज़ लग रही होती हैं, कभी रात की ड्यूटीज़ लग रही होती हैं, कभी दिन की लग रही होती हैं, तो उनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है, उनको एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ उनकी हाईलाइट करनी चाहिए, और जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाएं उनको लाजमी ये मसला बताएं, अपने कोई अगर घर के इश्यूज़ हैं या वर्क प्लेस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें। तो आधे से ज़्यादा मसले उनके जो है वो बातचीत से और डिस्कशन से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो यंग होते हैं, वैसे भी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बेहतर होती हैं आम पॉपुलेशन की निस्बत, तो वो जल्दी बेहतरी के चांसेस होते हैं। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स बेहतर ना हो रहे हों तो वहाँ पे फिर मेडिकेशंस वगैरह देनी पड़ती हैं और उससे बेहतरी आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो है कि साइकोलॉजिस्ट की आजकल जो फ़ी है वो इस कदर ज़्यादा है कि लोग जाना चाहते हैं लेकिन फिर डर जाते हैं, क्योंकि 4-4 हज़ार 5 हज़ार कौन अफोर्ड कर सकता है। अब ये सोल्जर हैं, अब अगर ये जाएंगे तो इनको जब इस कदर पे करना पड़ेगा तो ये फिर पीछे हो जाएंगे, तो फिर किससे बात करें? दोस्तों से बात करें तो लोग मजाक उड़ाते हैं, मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती और लोग ऐसे लोगों को पागल कहना शुरू कर देते हैं। तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आर्म्ड फोर्सेस में तो ये चीज़ काफ़ी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे उनके जितने भी स्टेशंस हैं, बड़े बड़े स्टेशंस हैं, वहाँ पे उनके साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं जो कि इनको काउंसलिंग भी कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं। तो जो भी इनके करीबी जो भी हॉस्पिटल है ये वहाँ पे जाके साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक आपकी बात है कि लोग इसको स्टिग्मेटाइज़ करते हैं और पागल कहना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत प्रेवलेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइकाइट्रिक जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ डार्क साइड ऑफ दिस फील्ड। बट इसको भी हमें टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, उनको एजुकेट किया जाए इसके हवाले से, ताकि उसका स्टिग्मा जो है उसको कम किया जा सके। सही। बीइंग साइकाइट्रिस्ट, आप क्या कहेंगी कि खुश रहने का क्या राज है, क्या तरीका है, बल्कि सबको बताएं आप? हाँ जी, खुश रहने का राज तो ये कि आप स्ट्रेसेस को कम करें अपने। उनको कम करने का मकसद ये नहीं है कि आप उनका सामना करना छोड़ें, आप उनका सामना करें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की खुद से आदत डालें, अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करें, और इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें आपकी नींद भी बेहतर हो, आपकी खाना पीना भी बेहतर हो, आपकी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ भी शामिल हों, और स्पेशली ऐसे काम लाजमी करें जिनसे आप अच्छा फील करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने रब से अपना ताल्लुक़ जो है उसको इस्तवार करें, और उसके ऊपर जो आप एक ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ है ना, जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत कम हो गई है, नाशुक्री बहुत आ गई है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, इस चीज़ को कम करेंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर राबिया।
थैंक यू। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज यही है कि बीमारी बहरहाल बीमारी है, चाहे वो जिस्म में हो या फिर आपके दिमाग में हो। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि साइकाइट्री की जो दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, इनको खुद से कभी भी नहीं स्टॉप करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेपर ऑफ किया जाता है, इसलिए खुद से कभी मत छोड़िएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह।